चलिए हम लोग जावा के फीचर्स को देख लेते हैं। जावा के कौन कौन से फीचर्स हम लोगों ने देख लिए। एक बार हम लोग ने स्लाइड बनाई है ना, तो स्लाइड में आप प्रॉपरली नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे पॉइंट्स आसानी से मिल जाए और आप उसको किसी को प्रॉपरली ब्रीफ कर सकते हो, राइट ना। तो जावा के फीचर्स में हम लोग ने देखा था, सारे फीचर्स मैंने आपको दिखाए मैंने आपको, सिंपल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वगैरह सारे सारे पॉइंट्स मैंने आपको समझाए। तो इसको प्रॉपरली हम लोग नोट डाउन भी कर लेते हैं, नोट डाउन भी करते रहिएगा। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जावा इज़ अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बिकॉज मैंने बताया ना कि जावा इज़ अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज ऑफ थ्री रीजन। इट्स syntax is based on C and C++. Java has removed all the confusing concepts like pointers, multiple inheritance, operator overloading and so on. तीसरा फीचर, जावा प्रोग्राम टेक्स लेस मेमोरी। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी कि जावा का प्रोग्राम जो है ना, वो बहुत तेजी एग्जीक्यूट होता है, फास्ट एग्जीक्यूट होता है, टाइम कम लेता है और मेमोरी भी कम लेता है, ठीक है ना। तो जावा प्रोग्राम टेक्स लेस मेमोरी एंड लेस एग्जीक्यूशन टाइम एज कंपेरिजन टू, अगर मैं सी सी प्लस प्लस की बात करूँ तो सी सी प्लस प्लस में मेमोरी कहीं ना कहीं हमारी ज़्यादा जा रही है, तो जावा में कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी भी कम लग रही है और एग्जीक्यूशन टाइम भी यहाँ पर कम है जावा के पास में, ठीक है ना। नेक्स्ट फीचर मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा इज़ ए प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज जावा फॉलो मोर oops concept as comparison to other programming language. In Java, everything is an object, means without class you cannot in Java is an Java in Java everything is an object, without class you cannot write a single Java program. Java के अंदर बिना क्लास के आप सिंगल प्रोग्राम भी रन नहीं करा सकते हो। हर चीज रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट, राइट ना। तो वेरिएबल वो भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, मेथड्स वो भी, जब आप लोग अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हर चीज़ ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, क्लियर है। नोट डाउन दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट मैंने आपको प्रॉपरली बहुत अच्छे से ब्रीफ किया है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज because Java allows its program to perform compilation on one operating system and execute in other operating system. दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो, एवरी ऑपरेटिंग Java is a platform independent because of JVM, because of JVM. Java is a platform independent because of JVM. एंड एक रीज़न आप और बता सकते हो, एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ इट्स ओन JVM। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना खुद का JVM होता है और JVM की वजह से, अगर हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना खुद का JVM ना हो तो जावा इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकती है। तो जावा अगर इंडिपेंडेंट है तो बिकॉज ऑफ JVM। चौथा रीज़न मैंने आपको बताया कि जावा इज़ ओपन सोर्स। जावा इज़ ओपन सोर्स मीन्स जावा इज़ ओपन सोर्स मीन्स जावा इज़ ओपन सोर्स मीन्स पहला रीज़न मैंने आपको बताया, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो लाइसेंस रिक्वायरमेंट, कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में काम कर सकते हो। दूसरी बात है, मैंने आपको बताया कि इसका सोर्स कोड, जावा का सोर्स कोड सन माइक्रो सिस्टम वालों ने जावा का सोर्स कोड भी अवेलेबल करा के रखा है। सोर्स कोड अवेलेबिलिटी, सोर्स कोड अवेलेबिलिटी, यानी कि ओपन सोर्स का मतलब दो चीज़ों से कि जावा एक तो पहली बात तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई लाइसेंस वैसे लेने की जरूरत नहीं है, और दूसरा बात है कि उसका सोर्स कोड भी अवेलेबल है। जावा का JDK जब आपने इंस्टॉल किया ना, तो वहाँ पर आप जो आपको पैकेजेस, जो प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज आपको मिली है ना, उन लाइब्रेरी को खोल के आप देख सकते हो कौन कौन से कोड है, और उन कोड को अपने प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो, यानी कि अपना खुद का JVM अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो, नॉट एन इशू, नो प्रॉब्लम। पांचवा पॉइंट मैंने आपको बताया, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल। जावा इज़ आर्किटेक्चरल न्यूट्रल है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज
Java allow its program to perform compilation on one hardware system and run on another hardware system। मतलब कि एक सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन अलग है, एक सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन में आपने प्रोग्राम को कंपाइल कराया और उस बाइट कोड को अगर किसी दूसरे तरह के सिस्टम के पास लेके जाओ जहाँ पर उसका कॉन्फ़िगरेशन अलग है, तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। जावा के प्रोग्राम पे उस पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जावा का नेक्स्ट फीचर है पोर्टेबल। जावा इज़ अ पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज जावा प्रोग्राम कैन रन इन एनी टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एनी टाइप ऑफ हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। जावा प्रोवाइड्स फिक्स्ड मेमोरी। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जावा प्रोवाइड फिक्स्ड मेमोरी एलोकेशंस फॉर primitive data types irrespective of operating system and any type of hardware configuration। क्या मतलब है इसका? Java provide fixed memory allocation for the primitive data types। यानी कि Java में जो primitive data types हैं like integer, float, double, character, इनका जो मेमोरी साइज इन्होंने जो डिसाइड किया है कि इनको अब चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो, किसी भी तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, है ना, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अगर बताया गया कि विंडोज़ में 4 बाइट लेगा तो लिनक्स में भी 4 बाइट लेगा, ठीक है ना, सोलाइज में भी 4 बाइट लेगा, है ना। तो किसी चाहे उसका कॉन्फ़िगरेशन अलग हो, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप अलग हो, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं और उनको बताया गया कि इन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को मेमोरी में इतना साइज लेना है, इनको इतनी मेमोरी एलोकेट करना है, तो वो उतनी ही मेमोरी एलोकेट करेंगे, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा हो, चाहे उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। क्लियर नहीं क्लियर है? कोई डाउट? उसके बाद नेक्स्ट फीचर है रोबस्ट। रोबस्ट की अगर हम बात करें तो जावा इज़ रोबस्ट, है ना। तो जावा इज़ रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज जावा हैज़ 2 इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, ये मैंने आपको बताया। इट अलोकेट एंड डी एलोकेट मेमोरी फॉर द ऑब्जेक्ट एट रन टाइम, है ना। तो ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट है, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, है ना। तो डेवलपर्स को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि तुमको मेमोरी बनानी है, तुमको मेमोरी डीएलोकेट करनी है, ये सब काम जेवीएम का है, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट है। इट एलोकेट एंड डीएलोकेट मेमोरी फॉर द ऑब्जेक्ट्स एट रन टाइम, राइट ना। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है एक्सेप्शन हैंडलिंग। Java provides us many good libraries to represent and handle almost all the exceptions which are frequently generated इन जावा एप्लीकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जावा के पास में, मैंने आपको बताया कि एक्सेप्शन हैंडलिंग नाम की एक ऐसी मैकेनिज्म है। जावा ने आपको इतनी सारी लाइब्रेरीज प्रोवाइड की हैं कि जिनके माध्यम से एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड जो लाइब्रेरीज हैं कि जावा में जो फ्रीक्वेंटली रन टाइम जो एक्सेप्शन आने वाली है, उन रन टाइम एक्सेप्शन को आप आसानी से हैंडल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। नेक्स्ट फीचर मैंने आपको शायद डायनेमिक नहीं बताया, तो डायनेमिक ध्यान देना। डायनेमिक का मतलब क्या है कि जावा इज़ अ डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बिकॉज डायनेमिक का मतलब क्या है? जावा इज़ अ डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज because Java perform memory allocation for primitive data types at runtime, not compile time। यानी कि जावा जो है डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि जावा में जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है ना, इनको जो मेमोरी कब मिलती है? जब प्रोग्राम रन होता है। कंपाइल टाइम कोई मेमोरी नहीं मिलती है। यानी कि जावा का प्रोग्राम जब रन होता है, रन होते वक्त ही जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं इनको मेमोरी में स्पेस, तभी मेमोरी में इनको स्पेस मिलेगा, तभी मेमोरी एलोकेट होगी। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर रन टाइम मेमोरी एलोकेट हो रही है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए, तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप क्या कहोगे? डायनामिक कहोगे। तो जावा इज़ अ डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा इज़ अ डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज जावा परफॉर्म मेमोरी एलोकेशन फॉर primitive data types at run time, not compile time। तो primitive data types यानी कि मेमोरी का जो एलोकेशन है वो रन टाइम होता है, ठीक है, नॉट कंपाइल टाइम। नेक्स्ट फीचर है सिक्योर। जावा इज़ अ सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिक्योर का मतलब आप समझ गए ना। जावा इज़ अ सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज Java provides us one important component inside JVM called security manager, which correctly check the bytecode format before execution। भाई टारगेट जहाँ पर जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर जावा के प्रोग्राम को रन होना है, एप्लीकेशन को रन होना है, अगर वहाँ एप्लीकेशन रन होने के बाद में वो ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर कुछ हार्म पहुँचा दे, कुछ नुकसान पहुँचा दे, उससे फ़ायदा क्या? तो जावा में जो JVM है, वो JVM के अंदर जो कंपोनेंट है सिक्योरिटी मैनेजर, वो प्रॉपरली जावा के बाइट कोड को प्रॉपरली चेक करता है, उसके फॉर्मेट को चेक करता है कि प्रॉपर है कि नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट फीचर है जावा इज़ अ वेरी गुड फॉर वेब सिक्योरिटीज़ बिकॉज जावा प्रोवाइड्स अस वन
important service called as JAS, Java Authentication and Authorization Services for Web Securities। यानी कि फॉर वेब डेवलपमेंट, फॉर वेब सिक्योरिटीज़ के लिए जावा के पास में ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन का जो प्रोसेस है वो जो कुछ लाइब्रेरीज दे रखी हैं जिनके माध्यम से आप ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के माध्यम से उन सर्विसेज का यूज़ करके आप वेब एप्लीकेशन को भी काफ़ी सिक्योर्ड बना सकते हो, है ना। और दूसरा जो पॉइंट बताया, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ पॉइंटर्स, कोई भी पॉइंटर्स का यूज़ नहीं होता है जावा के अंदर। नेक्स्ट फीचर मैंने आपको बताया मल्टी थ्रेडेड जावा सपोर्ट मल्टी थ्रेडिंग मॉडल, है ना। इट मीन्स मोर देन वन प्रोग्राम कैन रन एट ए टाइम, यानी कि एक से ज़्यादा प्रोग्राम हम लोग जावा के अंदर रन करा सकते हैं साइमल्टेनियसली, पैरेलल में। नेक्स्ट फीचर है डिस्ट्रीब्यूटेड। इन जावा वी कैन प्रिपेयर डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस ऑल्सो, क्लाइंट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन। उसके लिए जावा ने, मैंने आपको बताया कि J2EE मॉड्यूल एलोकेट किया है, मतलब J2EE जावा इंटरप्राइज एडिशन मॉड्यूल के थ्रू आप डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हो, है ना। RMI एंड EJB remote method invocation and EJB enterprise Java beans are used to create distributed applications। For example, मैंने बताया ना कि web browsers are, you can say that one of the best example of distributed applications, है ना। मतलब कि इंटरनेट के माध्यम से हम लोग किसी दूसरे सिस्टम के डेटा को या नेटवर्क के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू किसी दूसरे सिस्टम के डेटा को, फाइल को एक्सेस करने की क्षमता रखते हो, तो वो जावा में वो लाइब्रेरीज, वो क्लासेस आपको प्रोवाइड करी गई जिनके माध्यम से ये काम आप परफॉर्म कर सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट फीचर है कंपाइलेटिव एंड इंटरप्रेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा जो है जावा में प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल भी करते हैं और जावा में प्रोग्राम को हम लोग इंटरप्रेट भी करते हैं ना। तो जावा इज़ बोथ कंपाइलेटिव एंड इंटरप्रेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिकॉज कंपाइलेशन बहुत ज़रूरी है डेवलपर्स के लिए कि जो डेवलपर्स मिस्टेक करें। कंपाइलेशन इज़ रिक्वायर्ड टू चेक डेवलपर्स मिस्टेक बिफोर एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले जो डेवलपर्स ने जो प्रॉब्लम करी वो पहले से चेक हो जाए ना, तो कंपाइलेशन के टाइम ही मुझे पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है, टू रन जावा प्रोग्राम वी नीड एन इंटरप्रेटर इनसाइड JVM। सो जावा इज़ इंटरप्रेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि जावा के प्रोग्राम को रन जब हम लोग कराते हैं तो JVM के अंदर एक कंपोनेंट है जिसको हम लोग इंटरप्रेटर कह सकते हैं, या JVM को भी हम लोग बहुत कभी कभी कह देते हैं कि JVM इज़ ऑल्सो इंटरप्रेटर, है ना। तो JVM एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जिसमें इंटरप्रेटर है, जिसमें JVM है, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर है, सिक्योरिटी मैनेजर है। ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो जावा के प्रोग्राम को बहुत ही उसका परफॉर्मेंस को फास्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जो जावा के प्रोग्राम को, जावा के एप्लीकेशन को बहुत रिलायबल, बहुत ही फास्ट और बहुत ही आसानी से डेवलप कर सकते हैं। तो जावा इज़ ए इंटरप्रेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट फीचर है हाई परफॉर्मेंस। जावा इज़ अ हाई परफॉर्मेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई परफॉर्मेंस मैंने आपको बताया कि JIT इज़ रिस्पॉन्सिबल टू increase the performance of Java program, है ना। Java is a high performance programming language because bytecode is very close to native code, क्योंकि bytecode जो होता है वो काफ़ी करीब होता है मशीन कोड के, इसलिए उसको टाइम नहीं लगता है कन्वर्ट होने में, फटाफट कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरा जो मैंने आपको सेकेंड रीज़न बताया है कि JIT just in time compiler is responsible to increase the performance of Java program, and which is the most important component of JVM। तो हाई परफॉर्मेंस जावा का परफॉर्मेंस भी काफ़ी हाई है। अगर मैं पाइथन के कंपैरिजन में करूं तो अगर पाइथन में प्रोग्राम को कंपाइल नहीं करना पड़ता, पाइथन में डायरेक्टली प्रोग्राम इंटरप्रेट होता है, और जबकि जावा में प्रोग्राम सबसे पहले कंपाइल होता है और उसके बाद इंटरप्रेट होता है ना। तो अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं कि जावा के प्रोग्राम का परफॉर्मेंस फास्ट है कि पाइथन के प्रोग्राम का परफॉर्मेंस फास्ट है, मतलब पाइथन परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू अच्छी है कि जावा अच्छी है, तो आंसर आएगा जावा। जावा जो है परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी बेटर है पाइथन से। पाइथन का जो परफॉर्मेंस है वो जावा के कंपैरिजन में कम है, जावा का अच्छा है परफॉर्मेंस। अगर परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू अगर हमको कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करना होता है और हमारे पास चॉइस होती है जावा और पाइथन, तो मेरा आंसर और इंडस्ट्री का भी आंसर ये होगा, जावा चूज़ करेंगे। अगर हमको कोई एप्लीकेशन बनाना है तो हम जावा पे ही बनाएंगे, क्योंकि जावा में जो एप्लीकेशन का जो परफॉर्मेंस है वो फास्ट होता है एज़ कंपैरिजन टू पाइथन।
चलो, तो जावा के फीचर्स आपने देखे, सारे पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिए। सारे पॉइंट्स मैंने आपको नोट करा दिए और मैंने आपको वहाँ पर बोर्ड में डायनेमिक नहीं बताया, तो डायनेमिक पॉइंट आपको क्लियर है। 8 नंबर पॉइंट डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है, जावा डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है, क्योंकि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं इनको मेमोरी में स्पेस का मिलता है जब प्रोग्राम रन होता है। कंपाइल टाइम कोई मेमोरी में स्पेस नहीं मिलता, जब हमारा प्रोग्राम रन होता है, रन होते वक्त ही जेवीएम इनको मेमोरी अलोकेट करता है एट रन टाइम, नॉट कंपाइल टाइम। क्लियर नहीं क्लियर है? तो ये जावा के सारे फीचर्स आपने देखे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जावा का बेसिक जो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है, जो और भी जो प्रोग्राम्स जावा में हम लोग को करने हैं वो सारे प्रोग्राम करेंगे और इसके बाद हम लोग फिर आगे की तरफ मूव करेंगे, ऊप्स कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू BTPS। तो लास्ट सेशन में हम लोग लास्ट जो सेशन था हमारा 6 सेशन था, आज का सेशन जो है सेशन 7 है। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं फीचर्स ऑफ जावा। तो फीचर्स ऑफ जावा जानना जरूरी है कि भाई हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं और हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करने वाले हैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, तो एटलीस्ट हमको पता होना चाहिए ना कि उसके बाद में कौन कौन से फीचर्स हैं। भाई आप कोई भी डिवाइस या कोई भी मोबाइल आप मार्केट में लेने आते हो या कोई भी लैपटॉप अगर आप मार्केट में लेने आते हो तो उसके बारे में पता करते हो ना कि इस मोबाइल के अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं, तभी तो अकॉर्डिंग टू योर नीड आपको आपकी रिक्वायरमेंट्स को वो मोबाइल सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जानना चाहिए ना आपको। तो यहाँ पर भी सेम यही चीज़ है कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपको यूज़ करने से पहले, मतलब जावा प्रोग्रामिंग को अगर आपको यूज़ करना है तो उसके बारे में आपको उसके फीचर्स पता होना चाहिए कि आपकी वो रिक्वायरमेंट जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी जो एप्लीकेशन डेवलप, बेसिकली आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों पढ़ रहे हो? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने का पर्पस यही है कि भाई आगे चल के हमको एप्लीकेशन डेवलप कर सकें। वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो, किसी भी तरीके का एप्लीकेशन अगर आपको डेवलप करना है तो क्या ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सूटेबल है आपके एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए? आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी जितनी भी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स इस लैंग्वेज से सेटिस्फाई हो रही हैं कि नहीं हो रही है, तो ये जानना जरूरी है। तो आपकी उन रिक्वायरमेंट्स, क्या वो रिक्वायरमेंट्स कैसे सेटिस्फाई हो, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आप जो लैंग्वेज यूज़ करने वाले उसके बारे में उसका फीचर्स पढ़ना जरूरी है ना, कि भाई इस लैंग्वेज के कौन कौन से फीचर्स हैं। तो इस लैंग्वेज के कौन कौन से फीचर्स हैं, उन फीचर्स के द्वारा हमारी जो रिक्वायरमेंट है एप्लीकेशन डेवलपमेंट की, एप्लीकेशन की जो हम क्लाइंट को देना चाहते हैं एप्लीकेशन, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है कि नहीं नहीं हो रही है। अगर इस लैंग्वेज से हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है तब तो बेस्ट है, और अगर नहीं हो रही है तो हम किसी दूसरी लैंग्वेज की तरफ जाएंगे। तो उस लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट को, उस जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए, या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट सारी चीज़ें ओके हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रही, तो हम उस लैंग्वेज के फीचर्स को जानना जरूरी है। तो यहाँ पर आज हम लोग देखने वाले हैं फीचर्स ऑफ जावा, जावा के कौन कौन से फीचर्स हैं। तो जावा का फीचर्स में पहला फीचर है सिंपल, दूसरा फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। पहला फीचर है सिंपल, दूसरा फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तीसरा फीचर है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ जावा। और दूसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ जावा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तीसरा है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। चौथा ओपन सोर्स। पांचवा आर्किटेक्चर न्यूट्रल, पोर्टेबल, रोबस्ट, डायनामिक, सिक्योर, मल्टी थ्रेडेड, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंपाइलेशन एंड इंटरप्रेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और हाई परफॉर्मेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये सारे फीचर्स जब आप देखेंगे, ये फीचर्स जब आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से हम अपने क्लाइंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स है, हमारे एप्लीकेशन की जो रिक्वायरमेंट है, क्या वो फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। तो कोई भी एप्लीकेशन अगर हमको बनाना है और किस टेक्नोलॉजी बनाना है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाना है, तो सबसे पहले उसके फीचर्स जानना बहुत ज़रूरी है। क्या वो फीचर प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अन्यथा हम लोग बना दिए, बाद में पता चला कि यार ये दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन ही नहीं होगा। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम, तो मैंने आज जस्ट आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप जावा के फीचर्स को
डीप में देखते हैं। तो पहला फीचर सिंपल है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ देखते हैं। तो जावा में पहला फीचर है सिंपल। जावा सिंपल कैसे है ये मुझे बताएं, जावा सिंपल कैसे है। तो चलो पहले फीचर के बारे में बात करते हैं हम लोग। जावा में हम लोग पहले फीचर के बारे में बात करते हैं। पहला फीचर क्या कहता है जावा का? पहला फीचर कहता है जावा क्या है? सिंपल है। जावा क्या है? सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। भैया कैसे सिंपल है? सिंपल भैया ऐसे है कि जावा से पहले हमने पढ़ी है अपने सिलेबस में पढ़ी है सी सी प्लस प्लस। सी सी प्लस प्लस में जो हम सिंटेक्स यूज़ करते हैं, सी सी प्लस प्लस में जो हम सिंटेक्स यूज़ करते हैं, ऑलमोस्ट वही सिंटेक्स आपको मिलेंगे कहाँ पर? जावा के अंदर। तो सी सी प्लस प्लस में जो प्रोग्रामिंग का जो स्टाइल है, प्रोग्रामिंग का जो स्ट्रक्चर है, जो सिंटैक्टिकल फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट लगभग मिलता जुलता है किसमें? जावा में। तो जावा तो सी सी प्लस प्लस का अगर हमको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो हमको जावा में काम करना आसान होगा, ठीक है ना, क्योंकि सी सी प्लस प्लस के सिंटेक्स की तरह है हमारे जावा के सिंटेक्स भी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि सी सी प्लस प्लस में जो कॉम्प्लेक्स या कंफ्यूजिंग कंसेप्ट थे, उन कंफ्यूजिंग कंसेप्ट को जावा के अंदर दूर कर दिया गया है। सी सी प्लस प्लस से क्या कंफ्यूजिंग कंसेप्ट थे? सी सी प्लस प्लस में कंफ्यूजिंग कंसेप्ट क्या थे कि सी प्लस प्लस में आपने देखा होगा, आपने सुना होगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग, पॉइंटर्स और आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस, है ना। तो ये कुछ कंफ्यूजिंग कंसेप्ट थे, या जिनको कह सकते हो थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट कह सकते हो। तो इन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को जावा के अंदर हटा दिया गया है। जावा से इन कंसेप्ट को हटा दिया है। जावा के अंदर आपको ना तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट यूज करना है, ना पॉइंटर्स को यूज करना है ना, और ना ही आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। तो जो कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट थे, जो कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट थे जावा सी प्लस प्लस के अंदर, उन सी प्लस प्लस के कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि ना जावा जो आई किसके बाद आई? जावा आई है बात सी प्लस प्लस के बाद आई है। सी प्लस प्लस का एडवांस वर्जन कहते हैं जावा को। तो सी प्लस प्लस में जो कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट थे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, पॉइंटर्स और आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता था, तो ये कुछ कंफ्यूजिंग कंसेप्ट को जावा के अंदर हटा दिया गया है। इस बिहाफ पे आप कह सकते हो कि जावा जो है हमारी कैसी लैंग्वेज है? सिंपल लैंग्वेज है। देखो मार्केट, एक चीज़ आपको समझ लो कि सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज, सी प्लस प्लस के बाद ही आई आपकी जावा। तो सी प्लस प्लस में जो मार्केट में जो एडवांस वर्जन आता है, एडवांस वर्जन क्यों आता है? जो पुरानी चीज़ों में जो ड्रॉबैक है, जो कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए तो एडवांस चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें कि अगर हम कंपैरिजन करें कि सी प्लस प्लस सिंपल है कि जावा सिंपल है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए जावा सर सिंपल है, क्योंकि जावा सी प्लस प्लस के बाद आई है। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो ड्रॉबैक्स थे, उन ड्रॉबैक्स को, उन कमियों को, उन कठिनाइयों को दूर किया गया है। कहाँ पर? जावा में। ऐसे बहुत ही तरीके के हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सी प्लस प्लस में बनाने में प्रॉब्लम होती थी, यानी कि सी प्लस प्लस से हम लोग हर एक तरीके के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को नहीं बना सकते थे, पर जावा से हम लोग हर एक तरीके के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। तो वो जो कॉम्प्लेक्सिटी थी, उस कॉम्प्लेक्सिटी को पूरी तरह खत्म कर दिया गया कहाँ पर? जावा के अंदर। और जावा हमारी क्या है? आसान है। तो पहला रीजन क्या है? जावा इज अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावा क्या है? सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा इज अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज ऑल कंफ्यूजिंग एंड कॉम्प्लेक्स टॉपिक जो है रिमूव कर दिए गए कहाँ पर? जावा से। क्लियर है? तो पहला फीचर आपको क्लियर है, जावा इज अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर है पॉइंट? दूसरा फीचर क्या है? जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दूसरा फीचर क्या है कि जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है? तो जावा में जो ऊप्स कॉन्सेप्ट है, दूसरा फीचर क्या है? दूसरा फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो पहले मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग समझते हैं क्या ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये एस क्या है? एस का मतलब होता है सिस्टम, एस का मतलब होता है स्ट्रक्चर, एस का मतलब आप कह सकते हो स्पेसिफिकेशन, और इसको और क्या कह सकते हो? इसको आप कह सकते हो स्टैंडर्ड्स। क्या कह सकते हो इसको आप? स्टैंडर्ड्स। इसको और क्या कह सकते हो?
सेट ऑफ रूल्स कह सकते हो, और क्या कह सकते हो, स्ट्रक्चर। तो oops ऑब्जेक्ट, और देखो पहले बहुत से लोगों को दिमाग में कंफ्यूजन, लोग क्या समझते हैं, कभी पूछने आओ कि व्हाट इज oops, तो बच्चे क्या कहते हैं, सर oops इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। oops कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ी है, oops कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। oops है क्या, oops जो है स्पेसिफिकेशन, स्टैंडर्ड, सेट ऑफ रूल्स और स्ट्रक्चर। oops जो है वो क्या है, कॉन्सेप्ट्स है, स्ट्रक्चर्स है, स्पेसिफिकेशंस है। oops आर द कॉन्सेप्ट्स, oops आर द कॉन्सेप्ट्स, स्टैंडर्ड्स, स्पेसिफिकेशंस या सेट ऑफ रूल्स, यू कैन से दैट कि oops ने अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स बना के दिए हैं और उन कॉन्सेप्ट्स को, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हैं कौन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो इन कॉन्सेप्ट्स को कौन फॉलो करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे C++ जो है oops के कंसेप्ट को फॉलो करती है, जावा भी oops के कंसेप्ट को फॉलो करती है, C#.net भी oops के कंसेप्ट को फॉलो करती है, पाइथन भी oops के कंसेप्ट को फॉलो करती है। तो oops आर द कॉन्सेप्ट्स। oops पहली चीज मैं आपको बता दूं कि oops कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, oops आर द कॉन्सेप्ट्स, रूल्स कह सकते हो, स्पेसिफिकेशन कहते हो, या फिर स्टैंडर्ड कह सकते हो, या स्ट्रक्चर कर सकते हो। जैसे पिताजी ने आपके 4 रूल कोई बना दिए। अब उन पिताजी के 4 लड़के हैं, अब उन पिताजी के 4-5 लड़के हैं मान लो। अब ये पिताजी ने कुछ रूल्स बनाए, ये पिताजी क्या बनाए, ये पिताजी ने कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए हैं, इन प्रोटोकॉल्स को ये लड़के, जरूरी नहीं है कि सब लोग कंप्लीटली फॉलो करें। पिताजी के द्वारा बनाए हुए रूल्स जरूरी नहीं है कि हर एक लड़का कंप्लीटली फॉलो करे। फर्क इतना है, कोई कम फॉलो कर सकता है, कोई ज़्यादा फॉलो करता है। तो oops आर द कॉन्सेप्ट्स, oops आर द स्पेसिफिकेशंस, और इन स्पेसिफिकेशंस को फॉलो करती हैं कौन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इन oops कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं कौन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जैसे C++ फॉलो, जावा फॉलो, C#.net फॉलो, पाइथन फॉलो। C++ जो है वो oops के जो बनाए हुए प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करती है, पर बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करती है, तो इसको C++ को कहा जाता है क्या, पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ जो है ना oops के कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करती है, कम फॉलो करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा जो है oops के कंसेप्ट को, oops के रूल्स को ज़्यादा फॉलो करती है, 100% जावा भी नहीं करती है, पर हाँ ये कंफर्म है C++ से ज़्यादा फॉलो करती है जावा। तो इसलिए जावा को हम लोग कहते हैं क्या, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि ऐसी लैंग्वेज जो oops के कंसेप्ट को फॉलो करती है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिंपल सा। तो ये लैंग्वेजेस oops के कंसेप्ट को फॉलो कर रही है। C++ फॉलो oops कॉन्सेप्ट, जावा फॉलो oops कॉन्सेप्ट, C#.net फॉलो oops कॉन्सेप्ट, पाइथन फॉलो oops कॉन्सेप्ट। फर्क इतना है, कोई कम फॉलो करता है, कोई ज़्यादा फॉलो करता है। जो ज़्यादा फॉलो करता है उसको बोलते हैं प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो कम फॉलो करता है उसको बोलते हैं पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। बट 100% कोई भी फॉलो नहीं करता है oops के कॉन्सेप्ट्स को। क्लियर है, कोई डाउट? तो जावा भी ये कहें कि जावा 100% oops के कंसेप्ट को फॉलो करती है, तो जावा 100% oops के कंसेप्ट को फॉलो नहीं करती है। क्लियर है, कोई डाउट? तो ध्यान रखिएगा, oops जो है वो कोई पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। oops आर द कॉन्सेप्ट्स, स्पेसिफिकेशंस, और इन स्पेसिफिकेशंस को फॉलो करती हैं कौन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। फर्क इतना है, कोई कम फॉलो करता है, कोई ज़्यादा फॉलो करता है। क्लियर है? तो C++ is object oriented, Java is also object oriented, C# is also object oriented, Python is also object oriented programming language। object oriented का मतलब रियल वर्ड से रिलेट करके। object oriented जो कॉन्सेप्ट बनाए गए ना, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल में रियल वर्ड्स के हिसाब से बनाए गए। किसके हिसाब से बनाए गए? रियल वर्ड की चीज़ों के हिसाब से बनाए गए। इसलिए सी के बाद लगभग जितनी भी लैंग्वेजेस मार्केट में आई वो सभी लैंग्वेजेस oops पर आधारित हैं। सी के बाद लगभग जितनी भी लैंग्वेज आई, सारी की सारी लैंग्वेजेस लगभग oops पर आधारित हैं। वो oops के कंसेप्ट को फॉलो
करती है। तो दूसरा फीचर आपको क्लियर है। ऑब्जेक्ट ऊप्स में कौन कौन सी लैंग्वेज फॉलो करती है? तो जावा फॉलो ऊप्स कॉन्सेप्ट मोर एज कंपेरिजन टू सी प्लस प्लस, राइट, क्लियर है। सी शार्प डॉट नेट भी फॉलो करती है उस कॉन्सेप्ट, सी शार्प डॉट नेट भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। पाइथन जो भी आई है, पाइथन भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। चलो तीसरा फीचर हम लोग देखते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज ऑब्जेक्ट। तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर है आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म का मतलब आप किससे लेते हो? प्लेटफॉर्म का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम से। प्लेटफॉर्म क्या बोलते हैं? जिस पे कोई चीज रन होती है, तो हमारी कोई चीज कहाँ रन होगी? ऑपरेटिंग सिस्टम पर। तो प्लेटफॉर्म का मतलब है किससे? टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जावा कही जाती है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा क्या कही जाती है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। यानी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि जावा जो है किसी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जावा के एप्लीकेशन को हम लोग हर एक तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करा सकते हैं। कैसे? जैसे जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब डिपेंडेंट नहीं है किसी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, डिपेंडेंट नहीं है जावा के एप्लीकेशन को हम लोग हर एक तरह के एप्लीकेशन पर रन करा सकते हैं, चाहे वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो सोलराइज हो, चाहे वो मैक हो, किसी भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर बीटीपीएस भी अपना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करे और उसमें अगर वो सुविधा देना चाहे तो वो दे सकता है और जावा के एप्लीकेशन को उसमें रन करा सकता है। कैसे? जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जावा जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, है कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूं। जावा का आपने मान लो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 1 लाइक ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर आपने जावा का प्रोग्राम बनाया, जावा का आपने कोड लिखा। जावा के इस कोड को कौन कंपाइल कराएगा? जावा का कंपाइलर इस जावा के कोड को कंपाइल करेगा और कंपाइल करने के बाद में कन्वर्ट करेगा किसमें? बाइट कोड में। इस कंपाइलर की जिम्मेदारी है कि इस जावा के कोड को कन्वर्ट करे किसमें? बाइट कोड में। बाइट कोड एक ऐसा कोड होता है, अच्छा बाइट कोड मान लो इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कराया, अब बाइट कोड को रन कौन कराएगा? जेवीएम जो है, जब आप कमांड बोलते हो क्या? जावा, जब आप इस कमांड का यूज करते हो, यहां पर आपने जावा सी यूज किया, जावा सी ने जावा के कोड को कन्वर्ट किया किसमें? बाइट कोड में। जब आपने प्रोग्राम को रन कराते हो तो क्या लिखते हो? जावा स्पेस क्लास का नाम। तो ये जेवीएम जो है इस बाइट कोड को कन्वर्ट करता है किसमें? मशीन कोड या तो फिर नेटिव कोड में। तो अब बात आती है, अगर मैं इस बाइट कोड को, ये मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है, अगर मैं इस बाइट कोड को किसी दूसरे तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम 2 में, अब देखो इंडिपेंडेंट का मतलब कैसे, ये मैं देख रहा हूं। पहले जावा के प्रोग्राम को आपने इस पीसी पर रन कराया, कंपाइल किया, रन कराया, कंपाइल करने के बाद ये जो बाइट कोड बना है, ये बाइट कोड को अगर मैं दूसरे तरह के ओएस पे लेके आऊं, लाइक OS 2 लाइक है लिनक्स, यहां पर एक दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस बाइट कोड को अगर मैं दूसरे तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के पास लेकर के आऊं और यहां पर अगर इस बाइट कोड को अगर यहां दूसरे तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के पास मैं अगर लेकर के आया हूं मैं बाइट कोड को, और यहां पर जो शख्स बैठा है, यहां पर जो जेवीएम बैठा है, ये जेवीएम आसानी से इस बाइट कोड को कन्वर्ट कर देता है अपने मशीन कोड में या फिर नेटिव कोड में। कुल मिलाकर के ये है कि इस बाइट कोड को अगर मैं किसी दूसरे तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के पास लेकर के जाऊं और यहां पर इस बाइट कोड को अगर एक्सेप्ट कर लिया जाए, ये बाइट कोड यहां नहीं बना, ये बाइट कोड बना है किसी दूसरे तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पर, इस बाइट कोड को अगर मैं किसी दूसरे तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पर लेकर जाऊं और अगर ये कोड यहां पर एग्जीक्यूट हो जाता है सक्सेसफुली बाय जेवीएम के द्वारा, तो समझ जाओ वो लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। मतलब
ये कोई डिपेंडेंसी नहीं है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि जावा का प्रोग्राम केवल विंडोज पे ही रन होगा, किसी दूसरे तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि इस बाइट कोड को आप लिनक्स में लेकर के आते हो, लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के पास लेकर के आते हो, और यहां पर अगर आप जब रन कराते हो जेवीएम के माध्यम से इस बाइट कोड को, तो ये जेवीएम क्या करता है, इस बाइट कोड को एक्सेप्ट कर लेता है और एग्जीक्यूट कर देता है किसमें, मशीन कोड में, कन्वर्ट कर देता है किसमें, मशीन कोड में या नेटिव कोड में। क्लियर है। तो जावा वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इज जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब बात आती है कि जेवीएम जो है इस बाइट कोड को कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन कोड में। अब इस बाइट कोड को अगर मैं किसी दूसरे तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के पास लेके जाऊं और यहां पर अगर इसको एक्सेप्ट कर ले जेवीएम, तो ये कहलाता है कि यानी कि ये दूसरे तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक्सेप्ट कर लिया, तो ये पर्पस ये कहलाता है कि जावा जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। क्या है जावा, क्या है, जावा इज नॉट अ डिपेंडेंट, जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा को हम किसी भी दूसरे तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के पास लेकर के जाएं तो ये वहां पर एक्सेसिबल है। क्यों? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जावा कैसे चल जाती है दूसरे तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, तो बात आती है। अब देखो ध्यान देना, जेवीएम जो है, ये जेवीएम इस बाइट कोड को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, मशीन कोड में, अपने इस घर में। ये जेवीएम तो कैसे ये प्रोसेस हो रहा है, ये यहां का जेवीएम। अब क्वेश्चन यहाँ आता है कि यहाँ इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर बैठा हुआ जेवीएम इस बाइट कोड को कैसे कन्वर्ट कर दे रहा है मशीन कोड में, कैसे ये जेवीएम इस बाइट कोड को क्यों एक्सेप्ट कर ले रहा है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, इस जेवीएम ने जब इस प्रोग्राम को रन कराया और कन्वर्ट किया किसमें, मशीन कोड में, तो मैं आपको बता दूं जब प्रोग्राम रन होता है, ध्यान दीजिएगा, जब प्रोग्राम आपका रन होता है तो जेवीएम जब इस बाइट कोड को रन कराता है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत सारी फाइलों को यूज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे रिसोर्सेस को यूज करता है। जब जेवीएम इस बाइट कोड को कन्वर्ट कराता है मशीन कोड में, तो जेवीएम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ रिसोर्सेस को यूज करता है और बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो आप मुझे कोई बता सकते हैं कि जेवीएम जो है, तो ये जेवीएम इस विंडोज के रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये जेवीएम कहीं ना कहीं मिला हुआ है किससे, इस ऑपरेटिंग सिस्टम से। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के घर के लोगों को सभी को जानता है, पहचानता है और उसको एक्सेस करने की क्षमता रखता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि ये जेवीएम मिला हुआ है इस ऑपरेटिंग सिस्टम से। मिला हुआ का मतलब यह है कि ये जेवीएम बना है इस ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से। तो क्या सर हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना खुद का जेवीएम होता है? यस, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना खुद का जेवीएम होता है। तो ये जेवीएम जो है यहाँ इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर जो जेवीएम है ना, ये जेवीएम है किसके हिसाब से बना हुआ है, ये जेवीएम बना है इस ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से। तभी ये जेवीएम इस ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज को आसानी से एक्सेस कर ले रहा है। अब बताओ, रन कराते वक्त जेवीएम इस ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन से रिसोर्स को एक्सेस कर रहा है, मैं आपको बताता हूं। रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो कंसोल विंडो है, जो सीएमडी है, ये सीएमडी कमांड जो है, कमांड प्रॉम्प्ट जो है, ये किसका कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ना कि जेडीके का। जब आप कमांड प्रॉम्प्ट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर पहले से ही होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट जेडीके का नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जेवीएम ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड प्रॉम्प्ट के कॉल कर रहा है, कमांड प्रॉम्प्ट को कॉल कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बंदा मिला हुआ है इस ऑपरेटिंग सिस्टम को, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से। तो ये जेवीएम जो है, ये जेवीएम जो है मिला हुआ है किससे, ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो ऑपरेटिंग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो इसका मतलब ये हो गया कि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना खुद का जेवीएम होता है। यस, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना खुद का जेवीएम होता है। तो ये जेवीएम अगर यहाँ के रिसोर्सेज को कॉल कर रहा है और कॉल करने के बाद में इस बाइट कोड को कन्वर्ट करता है और अपना आउटपुट जो भी है कहाँ पर दिखाता है, कमांड प्रॉम्प्ट पे, और हमारा आउटपुट आपके सामने आ जाता है। क्लियर है? जब मैं इस बाइट कोड को दूसरे तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के पास लेकर के गया, तो यहां जो बैठा जेवीएम है, ये दोनों जेवीएम इक्वल नहीं है। ये जेवीएम इस ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से बना है। जब मैं इस बाइट कोड को इस दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर लेकर के आया, तो यहां पर जो जेवीएम बैठा है, ये जेवीएम इस घर के बारे में कुछ नहीं जानता। ये जेवीएम इस घर के ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ के बारे में जानता है, क्योंकि ये जेवीएम बना है लिनक्स के हिसाब से। तो जब जेवीएम को ये बाइट कोड एक ऐसा स्टैंडर्ड कोड मिलता है उसको यहाँ से, तो वो जेवीएम क्या करता है कि अब
इस बाइट कोड को आसानी से एक्सेप्ट करता है और अपने इन रिसोर्सेज को, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज को यूज करके JVM जो है बाइट कोड को कन्वर्ट कर देता है किसमें, मशीन कोड में। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला कि जावा अगर इंडिपेंडेंट है, तो जावा अगर इंडिपेंडेंट है, ये तो कंफर्म हो गया जावा इंडिपेंडेंट है, पर किसकी वजह से इंडिपेंडेंट है ये भी आप समझ लें। वो इंडिपेंडेंट है किसकी वजह से, JVM की वजह से। अगर JVM नहीं होता, JVM अगर हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग अलग JVM नहीं होता तो जावा इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती थी। क्लियर नहीं क्लियर है? तो अगर कोई आपसे पूछे कि JVM सर क्या प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, ये जो JVM है ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट, तो आपका आंसर क्या आएगा? JVM जो है हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना खुद का JVM होता है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो JVM जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। JVM अगर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट ना होता तो जावा इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती थी। कंफर्म है? तो JVM की वजह से हमारी जो जावा है वो क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। जावा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। किसकी वजह से, JVM की वजह से। तो एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम हैज इट्स ओन JVM। तो फाइनल कंक्लूजन निकला कि जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ JVM। अच्छा, आपने कभी नोटिस नहीं किया, जब आप JDK इंस्टॉल करने गए थे ओरेकल की वेबसाइट पे, तो जब आप JDK इंस्टॉल करने गए थे ओरेकल की वेबसाइट पे, तो आपको ऊपर JDK के बहुत सारे वर्जन दिखाई देंगे, पर आपने कभी नोटिस किया कि JDK विंडोज के लिए अलग था, लिनक्स के लिए अलग था, सोलराइज के लिए अलग था, मैक के लिए अलग था, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए JDK अलग अलग था। क्यों था? इसलिए था क्योंकि JVM सब जगह अलग अलग थे। हर विंडोज का जो JDK आपने इंस्टॉल किया उसमें विंडोज वाला JVM था, लिनक्स वाले JDK में लिनक्स वाला JVM था, सोलराइज वाले में सोलराइज वाला JVM था। कहने का मतलब है कि जावा अगर इंडिपेंडेंट है तो किसकी वजह से इंडिपेंडेंट है, JVM की वजह से इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब ये बना कि JVM जो होता है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, जिसकी वजह से जावा इंडिपेंडेंट है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई डाउट? तो जावा जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि जावा के एप्लीकेशन को हम लोग हर एक तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करा सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? नोट डाउन दिस क्लियरली, एकदम क्लियरफुल। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, राइट? तो जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, तो जावा के कंपाइलर ने इसको कंपाइल कराया और क्या बनाया, बाइट कोड बनाया। क्या बनाया? बाइट कोड। अब इस बाइट कोड को अगर मैं लिनक्स के पास लेके जाऊं, इस बाइट कोड को अगर मैं मैक के पास लेके जाऊं, इस मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के पास लेके जाऊं, इस बाइट कोड को अगर मैं सोलराइज ऑपरेटिंग सिस्टम पे लेके जाऊं, कहीं भी, यानी कि हमने इस बाइट कोड को बनाया है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे, और इस बाइट कोड को अगर मैं इस रन करा ली इस ऑपरेटिंग सिस्टम में, इस बाइट कोड को अगर मैं लिनक्स के पास लेके जाऊं, मैक के पास लेके जाऊं, सोलराइज के पास लेके जाऊं, किसी भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के पास लेकर के जाऊं, तो वहां पर ये कोड सक्सेसफुली रन हो गया। तो जावा का एक लाइन, पंच लाइन कही जाती है, राइट वंस वोरा। क्या कहा जाता है? राइट वंस रन एनीवेयर। ये पंच लाइन आपने सुनी होगी, वोरा, राइट वंस रन एनीवेयर। राइट वंस लिखा मैंने एक जगह, पर इस कोड को, इस बाइट कोड को मैं किसी भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के पास लेके जाऊं, वहां पर मैं इसको रन करा सकता हूं। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर ऑफ जावा इज राइट वंस रन एवरीवेयर। तो जावा के कोड को हम लोग हर एक तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन
करा सकते हैं। कंपाइल एक जगह कराएं और रन हर जगह, हर एक तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करा सकते हैं, बशर्ते उसका JVM अवेलेबल होना चाहिए। अब BTPS ने मान लो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया, अब मैं चाहता हूं कि BTPS के ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी जावा चलनी चाहिए, तो BTPS के ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलना चाहिए तो BTPS को भी तो JVM देना पड़ेगा। ओरेकल वालों से अप्रोच करना पड़ेगा कि भैया हमको BTPS के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी JDK बना के दो, BTPS के लिए भी JDK बना के दो तो वो BTPS के ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी JVM चलने वाला है। JVM मिल जाएगा तो BTPS के ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी जावा चल जाएगी आसानी से। क्लियर है? तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जावा अगर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है तो किसकी वजह से इंडिपेंडेंट है? JVM की वजह से। चलो थर्ड फीचर देखते हैं हम लोग। तीसरा फीचर जावा का तो फोर्थ फीचर इज ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब क्या है? ओपन सोर्स का मतलब क्या है? ओपन सोर्स का मतलब ये है कि जावा इज ओपन सोर्स। जावा इज ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब क्या है? ओपन सोर्स का मतलब दो चीजों से लिया करो। पहली बात फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओपन सोर्स का मतलब है फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट कहने का मतलब है कि जावा पे एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए आपको किसी थर्ड पार्टी कंपनी से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। जावा को आप फ्री ऑफ, कोई लाइसेंस फॉर्मेलिटी नहीं है। नो लाइसेंस फॉर्मेलिटी, नो लाइसेंस फॉर्मेलिटी, नो लाइसेंस फॉर्मेलिटी, यानी कि जावा जो है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको किसी भी लाइसेंस को लेने की जरूरत नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट फीचर ऑफ जावा। एंड दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका सोर्स कोड अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है? सोर्स कोड अवेलेबल है। जावा का जो सोर्स कोड है ना वो अवेलेबल है। जावा का जो सोर्स कोड है वो क्या है? अवेलेबल है। तो जावा जो है ओपन सोर्स है। जावा जो है क्या? ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। इसका सोर्स कोड अवेलेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका जावा का जो सोर्स कोड है वो उन्होंने JVM का जो सोर्स कोड है वो अवेलेबल है। तो ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है और इस फीचर की वजह से जावा इंडिपेंडेंट हो सकती है। ये भी मैं कह सकता हूं। कैसे? अगर इसका सोर्स, जावा जो है अपना सोर्स कोड अवेलेबल कराती है, जावा अपना सोर्स कोड अवेलेबल कराती है, तो मैं चाहता हूं कि जावा जो है BTPS के ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी चलनी चाहिए, इस OS पे भी चलनी चाहिए। तो इस BTPS के OS को भी, OS के पास में भी JVM होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? BTPS का अपना खुद का JVM होना चाहिए। तो BTPS का जब तक अपना खुद का JVM नहीं होगा तब तक जावा इसमें क्यों चलेगी? जावा नहीं चल पाएगी ना। तो BTPS को भी अपना JVM बनाना पड़ेगा। तो BTPS अपना JVM कैसे बनाएगा? तो BTPS इसका JVM तभी बना सकता है जब इसका कोड हमको कहीं से मिल जाए। इसका कोड कहीं ना कहीं अवेलेबल है, इसका सोर्स कोड अवेलेबल है। इस सोर्स कोड के माध्यम से हम लोग अपना खुद का JVM तैयार कर सकते हैं और अपना खुद का JVM जब तैयार कर लेंगे तो ये जावा यहाँ पर क्या हो जाएगी? चल जाएगी सक्सेसफुली। तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। जावा क्या है? ओपन सोर्स है। और ओपन सोर्स का मतलब यहाँ पर ये है कि जावा का सोर्स कोड अवेलेबल है और उस सोर्स कोड को तोड़ मरोड़ के हम लोग अपना खुद का JVM बना सकते हैं और उस पर जावा आसानी से चल सकती है। तो ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि जावा इज ओपन सोर्स। अगर ओपन सोर्स जावा अगर नहीं होती तो क्या जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो सकती है? जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं होती। तो जावा अगर इंडिपेंडेंट है तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी एक है, जावा क्या है? ओपन सोर्स है। जावा अगर ओपन सोर्स नहीं होती तो जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती थी। तो क्लियर है? और ओपन सोर्स का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, नो लाइसेंस फॉर्मेलिटी रिक्वायर्ड। दूसरी बात है उसका सोर्स कोड अवेलेबल भी है। क्लियर है? नेक्स्ट फीचर है हमारे पास में आर्किटेक्चर न्यूट्रल। नेक्स्ट फीचर, पांचवा फीचर हमारे पास में कौन सा है? आर्किटेक्चरल न्यूट्रल। आर्किटेक्चर न्यूट्रल का मतलब क्या है? आर्किटेक्चर न्यूट्रल का मतलब क्या है? आर्किटेक्चर का न्यूट्रल का मतलब है कि जावा के एप्लीकेशन को चलाने के लिए हार्डवेयर डिपेंडेंसी नहीं होनी। हार्डवेयर डिपेंडेंसी नहीं है कोई। जैसे मान लो ये आपका, यहाँ पर आपने ये मान लो आपका सिस्टम है और मान लो इस सिस्टम का कुछ XYZ कॉन्फ़िगरेशन है। मान लो आपके सिस्टम का इस XYZ कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी रैम है, डुअल कोर है। मान लो ये सिस्टम डुअल कोर है, 1 GB रैम है या जो भी है, एक नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है और इस नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में आपने जावा का प्रोग्राम बनाया, जावा का एप्लीकेशन डेवलप किया। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को अगर मैं चेंज कर दूं, इस कॉन्फ़िगरेशन को मैंने ए कर दिया, मान लो चेंज कर दिया। इस कॉन्फ़िगरेशन को मान लो मैंने
i3 कर दिया, रैम बढ़ा ली, SSD लगा दी। तो हमने अगर अपने सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स चेंज कर दी, मतलब हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया, तो उससे हमारे जावा के एप्लीकेशन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मान लो अगर मान लो जावा का जो एप्लीकेशन है या जावा का जो कोड है, जावा का जो एप्लीकेशन है, मान लो ये हमारा सिस्टम है कोर टू डुओ, हमारे सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन है ये है, और यहाँ पर हमने जावा का कोई एप्लीकेशन डेवलप किया। अब जावा का एप्लीकेशन हमने यहाँ पर डेवलप किया है, और अगर मैं इसको i3 या i5 पर अगर मैं इस एप्लीकेशन को अगर मैं यहाँ चलाना चाहूँ, तो यहाँ पर इस आर्किटेक्चर से, इस हार्डवेयर का जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये हार्डवेयर का कॉन्फ़िगरेशन इस जावा के एप्लीकेशन पे कोई फर्क डालने वाला नहीं है। तो वन ऑफ द बेस्ट फीचर इज ऑल्सो इज कॉल्ड एज आर्किटेक्चरल न्यूट्रल। जावा इज आर्किटेक्चरल न्यूट्रल, कहने का मतलब है कि किसी भी तरह के कॉन्फ़िगरेशन में आप जावा के एप्लीकेशन को डेवलप करो, जावा के प्रोग्राम को डेवलप करो, और इस प्रोग्राम को अगर किसी दूसरे तरह के आर्किटेक्चर के पास लेके जाते हो, कॉन्फ़िगरेशन के पास लेके जाते हो, तो वहाँ पर जावा के प्रोग्राम पर, जावा के एप्लीकेशन पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या? आर्किटेक्चरल न्यूट्रल। क्लियर है? तो जावा इज आर्किटेक्चरल न्यूट्रल बिकॉज जावा अलाउ इट्स प्रोग्राम टू परफॉर्म कंपाइलेशन ऑन वन हार्डवेयर सिस्टम एंड रन ऑन अनदर हार्डवेयर सिस्टम। क्लियर है? तो बनाओ एक जगह, रन किसी भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पर कराओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो नेक्स्ट फीचर कौन सा है जावा का? नेक्स्ट फीचर है हमारे पास पोर्टेबल। पोर्टेबल यानी कि जावा के प्रोग्राम को पोर्टेबल। नेक्स्ट फीचर कौन सा है? पोर्टेबल। जावा क्या है? पोर्टेबल है। पोर्टेबल बोले समझ गए ना? पोर्टेबल का मतलब ये है कि जावा के प्रोग्राम को आपने एक जगह बनाया, जैसे जावा के कोड को आपने इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर बनाया, ऑपरेटिंग सिस्टम वन लाइक विंडोज। अब यहाँ पर जावा के प्रोग्राम को जावा के कंपाइलर ने क्या किया? कंपाइल कराया, और कंपाइल करने के बाद क्या बनाया? बाइट कोड। कंपाइल करने के बाद क्या बना? बाइट कोड। अब इस बाइट कोड को आप चाहे लिनक्स पे पोर्ट कर सकते हैं, इस बाइट कोड को आप यूनिक्स पे पोर्ट कर सकते हैं, इस बाइट कोड को आप सोलराइज किसी दूसरे तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ आसानी से पोर्ट कर सकते हैं। यानी कि जावा के प्रोग्राम को आपने यहाँ कंपाइल किया, इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम पर कंपाइल किया, और इसको किसी दूसरे तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पर हम आसानी से रन करा सकते हैं। तो जावा के प्रोग्राम को मैं यहाँ पर भी बनाया एक जगह, कंपाइल एक जगह किया, पर रन मैं यहाँ करा सकता हूँ, रन मैं यहाँ करा सकता हूँ, रन मैं यहाँ करा सकता हूँ। किसी दूसरे तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पर हम जावा के प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर इज कॉल्ड एज पोर्टेबल। जावा इज ए पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना? तो जावा को हम लोग किसी भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करा सकते हैं, किसी भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करा सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो किसी भी तरीके का हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन हो। समझ गए ना? इस सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन कुछ है, इस सिस्टम पर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है, मैं इस प्रोग्राम को मैंने इस सिस्टम पर कंपाइल कराया, कंपाइल कराने के बाद में मैं इस दूसरे तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के पास लेके आया। यहाँ पर हार्डवेयर, इस सिस्टम का जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है कुछ डिफरेंट है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जावा के प्रोग्राम को मैंने बनाया इस जगह और रन यहाँ पर कराया, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन भी अलग है, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो टाइप है वो भी अलग है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जावा के प्रोग्राम को हम लोग हर एक तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पर, चाहे वो कैसा ही ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे जैसा भी उसका कॉन्फ़िगरेशन हो, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन कैसा भी हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जावा के प्रोग्राम को हम लोग आसानी से पोर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट फीचर क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आसानी से अभी मैं आपको एक स्लाइड भी दे दूंगा जिसमें मैंने जावा जो आप सारे फीचर्स आप देख रहे हो, ये सारे फीचर्स जो है ना, आप आसानी से देख करके सारी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी पे, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो नेक्स्ट फीचर है इसका, जावा इज रोबस्ट। नेक्स्ट फीचर कौन सा है? रोबस्ट। नेक्स्ट फीचर कौन सा है? जावा इज रोबस्ट। कैसे रोबस्ट है जावा?
जावा इज ए रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज जावा के पास में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जावा का प्रोग्राम कभी ब्रेक नहीं हो सकता है। जावा का प्रोग्राम कभी ब्रेक नहीं हो सकता है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रोग्राम आपने लिखा, यहां पर आपने 500 लाइनें लिखी। अब मान लो ये 500 लाइनों का प्रोग्राम है, अब मान लो इस तीसरी लाइन में कोई प्रॉब्लम आया, रन टाइम कोई एक्सेप्शन आ जाता है, रन टाइम कोई प्रॉब्लम आती है, तो यहां पर अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो क्या ये बाकी का जो कोड लिखा है क्या ये कोड रन नहीं होगा? ये कोड रन होगा। जावा के पास में एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से कोड ब्रेक होने वाला हो नहीं सकता है। जावा का कोड अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल। जावा का कोड जो है वो क्या है? अनब्रेकेबल है, रुकने वाला नहीं है। क्यों नहीं रुकने वाला है? क्योंकि जावा के पास में एक ऐसी मैकेनिज्म है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग। जावा के पास में जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप कह सकते हो जिसका नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग यानी कि जावा का प्रोग्राम कभी ब्रेक नहीं हो सकता। यानी कि आप प्रोग्राम 500 लाइन में कोड लिखा है, चौथी लाइन में कोई रन टाइम कोई एक्सेप्शन आता है, तो उस रन टाइम एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए जावा के पास में डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं जो फ्रिक्वेंटली प्रॉब्लम्स आने वाली है अपने प्रोग्राम के अंदर, उसके लिए रन टाइम एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए जावा के पास में डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं, क्लासेस हैं, जिनके माध्यम से उन रन टाइम एक्सेप्शन को आप हैंडल कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट फीचर इज कॉल्ड एज एक्सेप्शन हैंडलिंग। इस मैकेनिज्म के द्वारा जावा जो है क्या है? रोबस्ट है, अनब्रेकेबल है। एक फीचर और है ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर। ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर का मतलब ये है ना कि जावा में जो मेमोरी का बनना और मेमोरी का डिस्ट्रॉय होना, ये प्रोग्रामर को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जेवीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जेवीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑटोमेटिकली डायनेमिकली मेमोरी क्रिएट करता है और डायनेमिकली ही मेमोरी को डीएलोकेट करता है, खत्म भी करता है। तो ये ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर का काम है। यानी कि जावा के पास, जावा जो है हमारी रोबस्ट है बिकॉज ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड बिकॉज ऑफ ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर। प्रोग्राम एप्लीकेशन आपका 2 ही 3 तरीके से ब्रेक हो सकता है। क्यों ब्रेक हो सकता है? या तो कभी आपके पास सिस्टम पर मेमोरी फुल हो तो सिस्टम में कहीं ना कहीं एप्लीकेशन ब्रेक हो सकता है, और या फिर कोई रन टाइम एक्सेप्शन आ जाए वहाँ पर आपका ब्रेक हो सकता है। तो वो दोनों ही पॉइंट को लेकर के जावा जो है बहुत स्ट्रांग है। जावा के पास में 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, 2 इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म जिसको बोल सकते हो एक्सेप्शन हैंडलिंग, और दूसरा है ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर। इन दोनों फीचर्स के माध्यम, इन दोनों मैकेनिज्म के मामले से में हम लोग कह सकते हैं कि जावा जो है रोबस्ट है, अनब्रेकेबल है। क्लियर है? एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर। मैंने क्या बताया ना कि जावा में अपने आप, जावा में आपको डेवलपर को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार मेमोरी को डीएलोकेट करना है या मेमोरी को बनाना है। ये काम जिम्मेदारी ऑटोमेटिक जेवीएम की है, वो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? कोई डाउट? ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर एंड फर्स्ट वन इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। नेक्स्ट फीचर हमारे पास में है जावा इज रोबस्ट। क्लियर है? नेक्स्ट फीचर हमारे पास कौन सा है? जावा इज रोबस्ट। नेक्स्ट फीचर हमारे पास में है सिक्योर। जावा इज सिक्योर। नेक्स्ट फीचर कौन सा है हमारे पास में? जावा इज सिक्योर। जावा सिक्योर कैसे है? जावा सिक्योर कैसे है? तो जावा सिक्योर एक्चुअली में ऐसी है कि सबसे पहला पॉइंट, नो यूज ऑफ पॉइंटर। नो यूज ऑफ पॉइंटर, कोई पॉइंटर का यूज नहीं होता जावा में। एक्चुअली में इंटरनली सारा काम पॉइंटर्स के थ्रू ही होता है, पर सिक्योरिटी के मामले में डेवलपर्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि तुम पॉइंटर यूज नहीं कर सकते। पॉइंटर समझते हो ना आप लोग? किसी भी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस हम किसी दूसरे लोगों को असाइन कर दें, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने रिस्ट्रिक्ट करके रखी हैं। जावा में पॉइंटर्स को डेवलपर्स यूज नहीं कर सकते हैं, जबकि जावा का जो पैटर्न है, जावा का जो प्रोग्राम है वो इंटरनली पॉइंटर्स के माध्यम से ही चलता है। क्लियर है? पॉइंटर वो इंटरनली यूज करता है। तो पहला रीजन मैंने क्या बताया, सिक्योर है। क्यों सिक्योर है? नो यूज ऑफ पॉइंटर्स। पहली बात है पॉइंटर्स का कोई यूज नहीं होता है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि जावा जो है सिक्योर है। क्यों सिक्योर है? दूसरा रीजन ये है कि जावा में जो जावा के कोड को जब आपने कंपाइल किया तो जावा के
कंपाइलर ने इसको कंपाइल कराया और कंपाइल कराने के बाद में जो ये बाइट कोड बना है, इस बाइट कोड को रन कौन कराता है? जेवीएम। तो जेवीएम जो है इस बाइट कोड को बहुत कायदे से चेक करता है। बाइट कोड के पास ऐसे कुछ कंपोनेंट्स हैं, बाइट कोड जेवीएम के पास में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो बाइट कोड को बहुत कायदे से वेरीफाई करते हैं। ये बाइट कोड किसने बनाया है? ये बाइट कोड जावा के कंपाइलर ने ही बनाया है कि नहीं बनाया है? किसी दूसरे अननोन पर्सन ने बना दिया है? ये बाइट कोड कहाँ से आ रहा है? ये बाइट कोड यहीं से आया है कि ये बाइट कोड यहाँ से आ रहा है? तो इसके फॉर्मेट को चेक करता है। जेवीएम के पास में कुछ ऐसे कंपोनेंट है जैसे कि सिक्योरिटी मैनेजर, तो ऐसे कुछ कंपोनेंट हैं जेवीएम के पास में जो जावा के बाइट कोड को प्रॉपरली वेरीफाई करते हैं, प्रॉपरली चेक करते हैं कि ये बाइट कोड प्रॉपरली जावा के कंपाइलर के द्वारा ही बनाया गया है कि किसी थर्ड पार्टी के द्वारा बनाया गया है। तो अगर इसके फॉर्मेट में इसके बनाने में अगर कहीं भी इसको कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो ये प्रोग्राम को वहीं ब्रेक कर देगा, ये आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो जेवीएम जो है कभी भी किसी डेस्टिनेशन को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है जहां पर ये जावा का एप्लीकेशन रन होने वाला है। तो जावा का एप्लीकेशन पूरी तरह सिक्योर्ड है। क्लियर नहीं क्लियर है? तो जेवीएम के जो कंपोनेंट्स हैं वो प्रॉपरली वेरीफाई करते हैं बाइट कोड को, कि जिससे कि जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर या जिस डेस्टिनेशन पॉइंट पर जावा का एप्लीकेशन रन होने वाला है उसको कोई भी नुकसान ना पहुंच सके। तो वो प्रॉपरली वेरीफाई कर लेगा इस बाइट कोड को। जेवीएम के पास में ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। क्लियर नहीं क्लियर है? और दूसरी बात, जावा जो है सिक्योर्ड है, देयर इज नो यूज ऑफ पॉइंटर्स। जावा का जो बाइट कोड है वो प्रॉपरली वेरीफाई होता है जेवीएम के द्वारा। और तीसरा जो वेब सिक्योरिटीज, जावा ने आपको जो वेब सिक्योरिटीज, वेब एप्लीकेशंस के लिए जो प्रोवाइड करी है चीजें, जावा ने हमको वेब सिक्योरिटी को लेकर जो पॉइंट्स दिए हैं, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन के माध्यम से हम लोग जावा में सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? तो जावा इज ए सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज ऑफ देयर इज नो यूज ऑफ पॉइंटर्स। और दूसरा रीज़न ये है कि जावा में जो जेवीएम के अंदर जो कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो जावा के बाइट कोड को प्रॉपरली वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं, उसके फॉर्मेट को चेक करते हैं, कहीं कोई अननोन जगह से ये फाइल तो नहीं बनी है, तो उसको वहाँ से देखा जाए तो जावा जो है काफ़ी सिक्योर्ड है। और तीसरा जो है वेब सिक्योरिटी को लेकर के जावा ने कुछ ऐसे प्रोसेस बताए हैं, ऐसी कुछ लाइब्रेरीज हैं जिनके थ्रू जावा को हम लोग और सिक्योर्ड बनाते हैं, राइट ना। तो ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, ये प्रोसेस हम लोग यूज़ करते हैं वेब सिक्योरिटी, वेब डेवलपमेंट में। तो वेब सिक्योरिटीज़ के माध्यम से भी हम लोग जावा को बोल सकते हैं। तो जावा इज़ ए सिक्योर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट ना। चलो नेक्स्ट फीचर, जावा इज ए सिक्योर। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, जावा इज ए सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में मल्टी थ्रेडेड। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारे पास में? मल्टी थ्रेडेड। मल्टी थ्रेडेड का मतलब क्या है? मल्टी थ्रेडेड का मतलब ये है कि मल्टीपल प्रोग्राम कैन रन साइमल्टेनियसली। यानी कि जावा में एक ऐसी फीचर है कि हम लोग मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली रन कर सकते हैं, कॉन्करेंटली एक साथ रन कर सकते हैं। यानी कि एक प्रोग्राम रन हो रहा है, इसी के पैरेलल में दूसरा प्रोग्राम रन हो रहा है, तीसरा प्रोग्राम रन हो रहा है, तो एक साथ कई सारे प्रोग्राम हम लोग रन करा सकते हैं। जावा में फीचर है कि जावा सपोर्ट मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट, मल्टीपल प्रोग्राम कैन रन साइमल्टेनियसली। यानी कि जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर आपके पास में बहुत सारे क्या है, ये एप्लीकेशन है, तो ये एप्लीकेशन को आप चालू करते हो, इसको भी आप चालू कर लेते हो, इसको भी चालू कर लेते हो, इसको भी चालू कर लेते हो, इसको भी तो सारे एप्लीकेशन पैरेलल में ही तो चालू हो रहे हैं एक तरीके से। तो ये फीचर है जावा के पास में। जावा के थ्रू आप लोग मल्टीपल प्रोग्राम एक साथ रन करा सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट। जावा सपोर्ट मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट फीचर है हमारे पास में, जावा जो है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन है। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस को भी हम लोग डेवलप कर सकते हैं, किसके थ्रू? जावा के थ्रू। तो जावा जो है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट फीचर है जावा इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है कि जावा से हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस भी डेवलप
कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन का मतलब समझ गए ना, कि डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन का मतलब कि हम लोग ऐसे एप्लीकेशंस भी डेवलप कर सकते हैं जिनको हम लोग इंटरनेट के माध्यम से उन वहाँ के डेटा को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि ऐसे एप्लीकेशन, जैसे आपने बैंकों में बहुत सारे एप्लीकेशन देखे होंगे जहाँ पर जैसे एक एग्जांपल ले लो आप वेब ब्राउज़र का, तो ये ब्राउज़र जो है इंटरनेट के माध्यम से, ये फेसबुक का मान लो वेबसाइट है, ये फेसबुक की वेबसाइट है, सर्वर पर रखी है, तो यहाँ से आप facebook.com एंटर करते हो और ये डेटा यहाँ पर आपके पास में क्या हो जाता है, शो हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के डेटा, तो सर्वर से आपने डेटा को क्या किया, एक्सेस किया। इंटरनेट के माध्यम से दूसरी जगह के डेटा को एक्सेस करना, या बोल सकते हो बैंकों में आपने बहुत सारे, किसी भी रिमोट सर्वर पर कोई फाइल मुझे एक्सेस करनी है, रिमोट सर्वर से मुझे क्लाइंट से रिमोट सर्वर की कोई फाइल मुझे एक्सेस करनी है, तो वो उस तरह के एप्लीकेशन भी हम लोग बना सकते हैं। किससे? जावा से। तो जावा इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज वी कैन डेवलप डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस यूजिंग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट फीचर है हमारे पास में है जावा जो है, जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे हम लोग जावा को कंपाइल भी कर सकते हैं। जावा में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? कंपाइल भी कर सकते हैं और इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। इंटरप्रेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि जावा क्या है? जावा लैंग्वेज को आप लोग कंपाइल भी करोगे, और कंपाइल, जावा के कोड को कंपाइल कराया किसने? जावा के कंपाइलर ने। ये क्या है? कंपाइलर है। कंपाइल करने के बाद में क्या बना? बाइट कोड बना, और इस बाइट कोड को रन कराता है कौन? जेवीएम। जेवीएम के पास में एक इंटरप्रेटर है, या जेवीएम को थोड़ी देर के लिए आप इंटरप्रेटर कह सकते हो। तो ये जावा जो है, इसने, जावा के कंपाइलर ने जावा के कोड को क्या किया? कंपाइल किया। कंपाइल किया और कन्वर्ट किया किसमें? बाइट कोड में। अब जेवीएम जो है इस बाइट कोड को कंपाइल नहीं करेगा, रन करेगा डायरेक्टली, मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा डायरेक्टली, या इसको कह सकते हो आप इंटरप्रेट करेगा। इंटरप्रेटर। जेवीएम क्या है? इंटरप्रेटर है। जेवीएम क्या है? इंटरप्रेटर। ठीक है ना? तो इंटरप्रेटर, राइट ना? इंटरप्रेटर। तो कहने मतलब है कि जावा जो है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप कंपाइल भी कर सकते हो, और कंपाइल करने के बाद जो बाइट कोड बनेगा, इस बाइट कोड को इंटरप्रेट किया जाता है। इंटरप्रेटर, जिसको जावा में इंटरप्रेटर वाली सुविधा भी है और जावा में कंपाइल करने की भी सुविधा है। तो जावा में सबसे पहले प्रोग्राम को हम लोग क्या करते हैं? कंपाइल करते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? इंटरप्रेट करते हैं। और जेवीएम इज रिस्पॉन्सिबल टू इंटरप्रेट द प्रोग्राम। हम लोग देखेंगे कि कैसे जेवीएम का पूरा आर्किटेक्चर है, ये हम लोग पूरा अच्छे से प्रोग्राम को देखेंगे। नेक्स्ट फीचर है जावा का हाई परफॉर्मेंस। जावा का नेक्स्ट फीचर है क्या? हाई परफॉर्मेंस। तो जावा का जो प्रोग्राम है वो मैं आपको बता दूं, उसका जो परफॉर्मेंस है वो एज कंपैरिजन टू पाइथन काफी फास्ट है। तो जावा का नेक्स्ट फीचर है कौन सा? हाई परफॉर्मेंस। जावा इज अ हाई परफॉर्मेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई परफॉर्मेंस, जावा का परफॉर्मेंस कैसे बढ़ा? जावा का परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जेवीएम के पास, जिसका नाम है JIT, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। जस्ट इन टाइम कंपाइलर जो है वो, उसका काम ही होता है एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को बढ़ाना। यानी कि जावा का जो कोड आपने लिखा है, जावा का जो आपने सोर्स कोड लिखा है, हाई लेवल कोड जो लिखा है, इस कोड को कंपाइल कौन कराएगा? जावा का कंपाइलर। अब जावा के कंपाइलर ने जब इसको कन्वर्ट किया किसमें? बाइट कोड में। तो बाइट कोड जो है ना, अब इस बाइट कोड को रन कौन कराएगा? जेवीएम। और जेवीएम के अंदर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसका नाम है JIT, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ये भी क्या है? कंपाइलर ही है। तो जस्ट इन टाइम कंपाइलर, और ये जेवीएम इसको कन्वर्ट करता है किसमें? बाइट कोड को कन्वर्ट करता है किसमें? मशीन कोड में, राइट ना? तो देखो, ये जो बाइट कोड है, ये जो मशीन कोड बनने वाला है, ये बाइट कोड एक्चुअली में बहुत ज्यादा क्लोज होता है किसके? बहुत ज्यादा नजदीक होता है किसके? मशीन कोड के। ये जो बाइट कोड है ये बहुत ज्यादा करीब होता है किसके? बहुत ज्यादा क्लोज होता है किसके? मशीन कोड में। मतलब बाइट कोड से मशीन कोड में बढ़ने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, बहुत
तेजी इसका एग्जीक्यूशन होता है और जेवीएम इसको बाइट कोड को तुरंत बाइट कोड से मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है? और जावा के प्रोग्राम को परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये बंदा जेवीएम। ये जेवीएम जो है, सॉरी जेआईटी जो है वो हमारे इस बाइट कोड को कहीं ना कहीं जब जेवीएम जो है इस बाइट कोड को कन्वर्ट कर रहा होता मशीन कोड में, तो जेवीएम के पास एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसका नाम है जेआईटी। ये बंदा हमारे इस प्रोग्राम के परफॉर्मेंस को बढ़ाने की जिम्मेदारी लेता है। यही बंदा हमारे प्रोग्राम के परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है ये हम लोग आगे के लेक्चर में, मैं जब जेवीएम का पूरा मैं आर्किटेक्चर आपको बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि जेआईटी कैसे हमारे इस जावा के प्रोग्राम के परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। ये हम लोग आगे के प्रोग्राम में, जब जेवीएम का मैं पूरा आर्किटेक्चर मैं आपको बताऊंगा, जेवीएम के सारे मैं कंपोनेंट बताऊंगा, तब मैं आपको क्लियर करूंगा कि जेआईटी कैसे हमारे जावा के प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को बढ़ाता है। फिलहाल अभी समझो कि जावा का जो बाइट कोड है वो बहुत ज़्यादा करीब होता है किसके? मशीन कोड के काफ़ी करीब होता है, इसलिए इसको कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं, और दूसरा रीजन सबसे इंपॉर्टेंट शख्स बैठा है कौन? जेआईटी जो है वो कहीं ना कहीं हमारे जावा के प्रोग्राम का जो परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए बना है वो जेवीएम के अंदर। क्लियर है? इसका वही रोल है। तो चलो ये सारे पॉइंट्स एक बार हम लोग देख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। मैंने आपको सारे पॉइंट बताए, जावा के 13 फीचर्स मैंने आपको बताया, सिंपल है, सारे फीचर्स बताए, वो सारे फीचर्स एक बार आप नोट कर लीजिए। मैं आपको सारे फीचर्स मैंने एक स्लाइड